हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स एसएससी जेई और आरएससीबी जेई में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी पेपर्स में आए हुए हैं और इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पोल चेंजिंग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर जो डायरेक्ट्स होती हैं, अगर उसमें 4, 8 और 24 पोल्स लगे हुए हैं तो लोएस्ट स्पीड कौन से ऑपरेशन में होगी। तो सारे ऑपरेशंस में लोएस्ट स्पीड चाहिए होती है, बट जो लैंडिंग मतलब लोड को जब लैंड करते हैं उस टाइम पे हमारे को स्पीड सबसे कम चाहिए होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है पोल के। तो अगर पोल की संख्या अगर आप बढ़ाते जाओगे तो स्पीड होती जाएगी कम। तो इसलिए लैंडिंग ऑफ द लोड में सबसे कम स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि इंटरमिटेंट और हाई टॉर्क लोड के लिए कौन सी मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इंटरमिटेंट और हाई टॉर्क लोड के लिए जो मोटर यूज़ की जाती है वो होती है डीसी सीरीज़ मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क की जो इक्वेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई और आई ए के। और जो डीसी सीरीज़ के अंदर होता है जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है आई के। तो जो टॉर्क हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर के। तो इसलिए इसका टॉर्क हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए डीसी सीरीज़ मोटर हाई टॉर्क लोड के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी लो, तभी तो इसके अंदर से ज़्यादा करंट जा पाएगा और आपकी जो डिवाइस है वो ज़्यादा करंट ले पाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा लो रेजिस्टेंस पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बूस्टर ट्रांसफार्मर किस लोकेशन पे यूज़ किया जाता है। जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है बेसिकली वो यूज़ क्यों किया जाता है, वो यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वो जो मेन ट्रांसफार्मर है जो आपका उससे जो फार एंड पे जो लोड होता है उसके ऊपर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हम एंड पॉइंट पे बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एट द रिसीविंग एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जाता है जनरेटर्स के अंदर। ये यूज़ किया जाता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि किसी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज ना चला जाए तो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में रखने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मरिंग मतलब जो केबल्स होती हैं उसके ऊपर जो आर्मरिंग की जाती है उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि केबल के अंदर सबसे पहले तो होता है कंडक्टर के ऊपर होता है इंसुलेशन के ऊपर होती है लेड शीट के ऊपर होती है बैडिंग के ऊपर आर्मरिंग और फिर होता है कवर। तो ये पूछा गया है कि आर्मरिंग में कौन सी मटेरियल यूज़ होता है। तो आर्मरिंग के अंदर हम गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर जैसे मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर को ऐड करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो टू फेज किए जाते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट करके ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। तो अगर चलते हुए मोटर के अंदर अगर हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, कि मोटर जिस डायरेक्शन में मूव करी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, पर उसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी कम। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉक्ड रोटर करंट ऑफ ए शेडेड पोल मोटर कितना होगा। जो लॉक्ड रोटर करंट है, जैसे मान ली शेडेड पोल मोटर चल रही है, तो लॉक्ड रोटर करंट का क्या मतलब है कि रोटर और जो स्टेटर वाइंडिंग्स के ऊपर जो अपन ने सप्लाई दी है उसकी वजह से जो आरएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो आरएमएफ और जो अपना रोटर है वो दोनों
सिंक में चल रहे हैं, मतलब सिंक में चल रहे हैं तो एक तरीके से यूँ मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो मतलब कि ये जो स्टार्टिंग में जितना करंट फ्लो करता है वो ही इस टाइम पे करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा स्लाइटली मोर देन द लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि हिस्टैरिसीस मोटर को क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर्स में यूज़ किया जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो हिस्टैरिसीस टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टडी होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है, बहुत ही शांत होता है। चाहे वो एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में देख लो, चाहे फेस के रेस्पेक्ट में देख लो, तो ये आवाज़ बहुत कम करता है, इसलिए इसे साउंड रिलेटेड इक्विपमेंट में हमेशा हिस्टैरिसीस मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इट डेवलप हिस्टैरिसीस टॉर्क विच इज़ एक्सट्रीमली स्टडी इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 100 kVA का जो ट्रांसफार्मर है, 100 kV का ट्रांसफार्मर है, उसका टर्न रेशियो अगर 0.4 दिया हुआ है, तो उसमें इंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी? तो इसका सही आंसर होगा जो इंडक्टिवली ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो होती है 1 - A इंटू जो पावर जो ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज़ की जा रही है, यानी 10 kVA, और A अपन को पता है कि 1.4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 kVA, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 kVA। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि पैरेलल ऑपरेशन, दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर का अगर पैरेलल ऑपरेशन करें तो उसका जो परसेंटेज इम्पीडेंस होता है वो कैसे डिपेंड करता है एक्चुअल रेटिंग पे। तो जो केवीए रेटिंग होती है किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर उसे पैरेलली ऑपरेट किया जाता है तो वो केवीए रेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है इम्पीडेंस के। तो इसका सही आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। डी इसका सही आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम शेडेड पोल को शिफ्ट कर दें मेन पोल से, या फिर रिवर्सिंग द सप्लाई लीड, या इनमें से कोई भी एक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सप्लाई लीड को अगर हम रिवर्स करेंगे तो हम शेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी स्टेटर की रिड्यूस कर दी जाए इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर हमने रिड्यूस कर दी तो जो उसका टॉर्क होगा वो कम हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब उसकी स्टेटर की स्पीड कम हो गई, स्टेटर की स्पीड कम हो गई पर हो जाएगी स्टेटर की स्पीड कम हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, क्योंकि रोटर का जो इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर से वो रोटर एकदम से तो रुक नहीं पाएगा, तो रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी स्टेटर के कंपैरिजन में, तो वो एज ए इंडक्शन जनरेटर वर्क करेगा। जब इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करेगा तो इस टाइप की जो ब्रेकिंग कहलाती है, इसकी वजह से वो पावर को सप्लाई करेगा बजाय लेने के। तो वो सप्लाई करेगा बजाय लेने के, तो वो उसके अंदर ब्रेक लगाने की पॉसिबिलिटी उसमें बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसका सही आंसर होगा बी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डीसी मशीन टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके होता है। जो डीसी मशीन के अंदर जो टॉर्क इक्वेशन होती है वो होती है टी प्रोपोर्शनल टू 5IA। तो इसमें फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुल स्केल करंट की वैल्यू बताइए अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर हो रखा हो और जब उसमें सेंसिटिविटी गिवन हो 50 ओम पर वोल्ट। तो जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला जो होता है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा 1/50। तो इसका आंसर होगा 1/50 का आंसर होगा 1.50। और जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पूछी है मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में वैल्यू पूछी तो हो जाएगी 20 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें पूछा गया है कि फास्टेस्ट राइज टाइम बताइए किसी साइन वेव का जो सीआरओ के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। अगर उसकी बैंडविड्थ हमें गिवन है 50 हर्ट्ज़, तो एक रिलेशन होता है कि बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम हम प्रोडक्ट हमेशा 0.35 के बराबर होता है। तो हमारे से इसमें पूछा क्या गया है, राइज टाइम पूछा गया है, बैंडविड्थ गिवन है, तो 0.35 अपॉन में 50, तो राइज टाइम की वैल्यू आएगी 7 मिली सेकेंड, क्योंकि मिली सेकेंड में हमारे से आंसर पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर हमें गिवन है और उसकी रीडिंग हमारे को उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है जो रीड कर सके 14 एम्पियर के करंट को, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का 27 ओम। तो और जो वैल्यू जो वो ले रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो एमीटर के पास जो करंट की वैल्यू जा रही है वो जा रही है 0.5 एम्पियर। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट चाहिए, हमारे को मेज़र करवाना है 14 एम्पियर, और जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है, और जब भी गैल्वेनोमीटर को हमारे को एमीटर बनाना होता है तो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं लो वैल्यू का। तो ये हमने शंट में रेजिस्टेंस, शंट मतलब पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट ले रहा है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट ले रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को जो वैल्यू गिवन है वो आई एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नली हम कितना उससे उससे मेज़र करना चाहते हैं वो हमें गिवन है 14, और जो मीटर जो वैल्यू ले रहा है गैल्वेनोमीटर वो है 0.5। तो इससे जो है वो मीटर कांस्टेंट निकल जाएगा, वो होता है आई एक्सटर्नल अपॉन में आई एम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 14 अपॉन में 0.5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28, जब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एम की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर चुके हैं, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला होता है कि जो शंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो आर एस एच होता है आर एम अपॉन में m-1। तो मीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 27 ओम, एम की वैल्यू हमने निकाल ली है 28-1। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 ओम, तो आर एस एच होगा 1 ओम, तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक डिसॉर्टी ब्रिज हमें गिवन है, और डिसॉर्टी ब्रिज के अंदर हमसे कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी गई है। तो डिसॉर्टी ब्रिज के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मान लीजिए अगर ये C1 माने, इसे C1 माने, और इसे R2 माने, और इसे C3 माने, और इसे R4 माने, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 इज इक्वल्स टू C3 इंटू R4 अपॉन में R2। और जब इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 10 इंटू 60 अपॉन में 20, और जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30। तो इसका सही आंसर होगा 830। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वाटमीटर इनमें से कौन सी पावर को मेज़र करता है। तो जो वाटमीटर होता है, ईडीएम टाइप जो वाटमीटर होता है, वो एसी और डीसी दोनों पावर को मेज़र करने में काम आता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब इसके अंदर पूछा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है। तो पैरेलल, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि पैरेलल जो रेजोनेंट सर्किट होता है और जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है लो, जबकि पैरेलल रेजिस्टेंस में होता है हाई। तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिमम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि अगर कपलिंग फैक्टर हमें गिवन हो, कपलिंग फैक्टर अगर हमें गिवन हो किसी भी कपलिंग फैक्टर की वैल्यू निकालिए अगर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमें गिवन हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में एक फॉर्मूला होता है K√L1L2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इम्पिडेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू, तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और इन दोनों की वैल्यू हमें L1 और L2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो इसमें गिवन है। जो L1 और L2 की हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 30।
मिली हेनरी। 10 - 3 इंटू 10, रुकिए, 30 इंटू 10 - 3, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू गिवन है वो है 60 इंटू 10 - 3। जब इससे पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एडी करंट लॉस कितना होगा जब आपको एडी करंट कॉफिशिएंट की वैल्यू गिवन हो 1, यानी के की वैल्यू गिवन हो 1, और थिकनेस की वैल्यू, यानी थिकनेस की वैल्यू है 0.04, और वॉल्यूम दे रखा है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके अंदर क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, 4 टेस्ला, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है, एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई इक्वल्स टू के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट वी। आपको ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इन सब की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी हमें, और जब पुट करनी पड़ेगी तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। के की वैल्यू हमें 1 गिवन है, बी एम की हमें वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर। एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है 50 का कर देंगे स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें गिवन है 0.04 का कर देंगे स्क्वायर, और जो वॉल्यूम गिवन है हमें वो है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब इस वैल्यू को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 128 वाट। तो इसका सही आंसर होगा बी। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, और ये सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल लोअर लेवल के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, सभी बुक्स में वो लिखे हुए रहते हैं, वो सब आपको आते भी हैं, तो ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, और जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरेलल आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला होता है पैरेलल और सीरीज़ में, तो पैरेलल और सीरीज़ के अंदर जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती है, तो पैरेलल के अंदर जो वैल्यू सीरीज़ के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/r√L/C। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, और जो पैरेलल में होती है वो होती है r√C/L। तो इसका ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल की गिवन है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गिवन है, तो आपको वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, यानी कि आपको एच की वैल्यू निकालनी है, और जो एच की वैल्यू है वो बराबर होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो है गिवन है 0.078, और जो ससेप्टिबिलिटी गिवन है वो गिवन है 0.0013, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। तो इसका सही आंसर होगा 60। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक लैंप लगाए हुए हैं 3 पैरेलल के अंदर, तो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। जो पैरेलल के अंदर रिलेशन होता है ना पावर का, वो जस्ट अपोजिट होता है। जो रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस को जो ऐड करते हैं ना पैरेलल के अंदर, और रेजिस्टेंस के जो भी मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सीरीज़ के अंदर जो होता है और जो पैरेलल के अंदर होता है, उसका जस्ट अपोजिट पावर के अंदर होता है। यानी अगर पावर में अगर आपको पैरेलल में दे रखे हैं 3 बल्ब, 3 बल्ब पैरेलल में आपको गिवन है, और अभी किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, तो ये कितनी पावर मतलब कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा P1 + P2 + P3। तो इसका सही आंसर होगा, जब आप 70 को ऐड करेंगे तो 210 वाट निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो जो पावर के अंदर जो फॉलो करता है प्रोसीजर, वो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट करता है। इसको आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं, बाकी इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे पूछा गया है कि अगर एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर को अगर हम बढ़ाएं डिक्रीज़ करें और लोड को कांस्टेंट रखें और एक्साइटेशन को अगर हम कम करें तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम लोड को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो लोड क्या है, PM इज इक्वल्स टू 3 VTIA cos थीटा। इसको हमें कांस्टेंट रखना है, जब इसे हमें कांस्टेंट रखना है तो VT की वैल्यू इसमें वैसे ही कांस्टेंट, 3 वैसे ही कांस्टेंट, तो जो IA है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है cos थीटा के। अब आपने एक वी कर्व होता है वो नहीं देखा होगा, नहीं भी देखा है तो एक वी कर्व बनता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर IA और IF के बीच में, और वो वी कर्व ये कहता है कि नॉर्मल एक्साइटेशन पे सबसे कम आर्मेचर करंट फ्लो होता है। इस साइड होता है लैगिंग लोड, इस साइड होता है लीडिंग लोड। तो लीडिंग और लैगिंग मतलब अगर आप नॉर्मल एक्साइटेशन से कम एक्साइटेशन करोगे या ज़्यादा एक्साइटेशन करोगे तो आर्मेचर करंट हमेशा बढ़ेगा। अब आर्मेचर करंट हमेशा जब बढ़ेगा तो इसमें पूछा गया है कि जब एक्साइटेशन को आप कम करोगे लोड को कांस्टेंट रख के, तो जब भी कम करोगे तो ये पीछे जाने पे जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा तो पावर फैक्टर तो अपने आप डिक्रीज़ होगा। तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा IA इंक्रीज एंड पावर फैक्टर डिक्रीज। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। हमने 20 to 25 या आई थिंक 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी अच्छे क्वेश्चन विथ इलैबोरेटेड डिटेल्स आपको समझाएंगे। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट।